तो 6 एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एसटी नंबर 13 हल करेंगे। कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा जिन्होंने शायद हमको पहली बार सुना कि एसटी नंबर 13 क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ये ऑनलाइन एसटी जो सॉल्यूशन होता था, तो चूंकि कल से ही आपको पता है कि कल हमने बताया था कि आज से हम लोग का यूट्यूब चैनल प्रारंभ हो रहा है और आज क्योंकि इस संडे को जो एसटी हुई थी वो 13 एसटी के बारे में थोड़ी सी मतलब जानकारी आपको देना चाहेंगे। ये थोड़ा सा एसटी बाकी लोगों से अलग इसलिए होती है कि हमारा प्रत्येक टीचर इस एसटी को स्वयं मानता है, स्वयं मेहनत करता है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को उन क्वेश्चनों को भी बताएं जो आगामी पेपर में आपका सामना होने वाला हमसे। और अगर आपने उन क्वेश्चनों को पहले से ही कर रखा है तो यकीन मानिए आपको कल हमने जैसा कि बताया था कि आप बाकियों से बेहतर हों, तो ऐसी कंडीशन आएगी आपके सामने। जो लोग चूंकि हमको पहली बार देख रहे हैं, हम उन सभी एसटी को सॉल्व कराएंगे जो इसके पहले की थी। आज से आपका स्टार्ट होगा, 13 नंबर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद क्रमशः जो पिछले हमने जितनी भी एसटियां कराई हैं सबके सामने आपके सामने आएंगे। हाँ, आप एसटी को गौर से देखिएगा और उसको समझिएगा, क्योंकि इसके पहले की भी जो एसटी बनाएगी उसमें भी वो बहुत सी बातें हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। कुछ ऑप्शन से होने वाले, कुछ भौगोलिक परिस्थितियों से होने वाले। क्योंकि अभी हम लोग जो एसटी लेते हैं उसका प्रावधान कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग एसटी जो लेते हैं वो सप्ताह में जो हम लोग पढ़ाते हैं उसका बनाते हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न ये चल रहा हो कि एक साथ क्यों नहीं बना, उसका रीजन है क्योंकि बच्चा आता है जाता है। हम उसकी सही आकलन तभी कर पाएंगे जब जो हमने पढ़ाया है वो उसमें कितना जा रहा है। और इसके बाद जैसे एग्जाम का समय आता है तो उस समय हम लोग जैसी एसटी होती कंबाइंड जितने भी कोर्सेज होते हैं सबको मिला के बनाते हैं। तो आज हम चलते हैं सीधे एसटी पर। आज हमने आपको बता दिया कल से सीधे एसटी कोई बात नहीं, काम ज्यादा करना है, ठीक है ना। चलिए, तो एसटी में जो पहला प्रश्न था आपने देखा कि पूछा गया है 1829 में किस अधिनियम के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो वो यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप लोग कि सती प्रथा को समाप्त करने की जो बात की गई थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया है। और ये प्रश्न जो इसकी बात कर रहे हैं 1829 की बात कर रहे हैं। 1829 जो है ये लगभग सबको पता रहता है। अभी हाल ही में पेपर हुआ जीएस, उसमें समझने वाली बात यह है कि 1829 के साथ साथ उन्होंने पूरी डेट पूछी थी। इसका मतलब कि आगामी पेपर में आ सकता है, आपको पूरी डेट पता होनी चाहिए। 4 दिसंबर 1829 किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल, सबको पता है। लॉर्ड विलियम के शासनकाल आपको पता है, राजा राम मोहन राय ने का इसमें सहयोग हुआ। हमने प्रश्न पूछा कौन सा बंगाल अधिनियम, ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। बंगाल नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया। बाकी हमने अपनी क्लास में सती प्रथा का कैसा जिक्र हुआ, पहला कैसा आया, ये हमने आपको सब बता रखा गुप्त काल में। आज की क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन होने, किसी दिन हम इसके अलग से भी जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझे कि हम वो चीज़ें नहीं बताएंगे, उस पर भी एक पर्सनली वीडियो बनेगा। क्योंकि आज एसटी इसलिए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस का अधिकृत इतिहासकार किसे कहते हैं। कांग्रेस का अधिकृत इतिहासकार किसे कहते हैं,
ये प्रश्न पूछा गया। पट्टाभी सीतारामैया, एक चीज आपको शायद याद है, पट्टाभी सीतारामैया पर प्रश्न यहाँ पर भी बनता है और पट्टाभी सीतारामैया पर त्रिपुरी जो संकट था उस पर भी बनता है। त्रिपुरी संकट हमने बच्चों को बताया हुआ है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ती है, जहां पर कांग्रेस पद के चुनाव के लिए सुभाष और पट्टाभी सीतारामैया की बात हुई। सुभाष जीते थे, हालांकि मंत्रिमंडल में इनके साथ न होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दिया और इनके त्याग पत्र के बाद प्रश्न बनता है कि किसे अध्यक्ष बनाया गया था। देखो ये बात थोड़ी थोड़ी सी आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर सुभाष ने त्याग पत्र दिया है तो भारत में प्राचीन काल में आप देखिएगा कृषि प्रधान कृषि क्षेत्र था, तो नाराजगी का वैल्यू किसका ज्यादा होता है? किसानों का। तो किसानों को शांत करने के लिए उस समय किसको अध्यक्ष बनाया जाए? खुद से प्रश्न करिए। जो बिहारी बाबू कहे जाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे अच्छा कौन हो सकता है? तो बनाया भी गया। जीएस का पहला मतलब समझिए, अपने आप को भी उसी कंडीशन में ढाल दीजिए जिस समय ये कंडीशन चल रही थी। हम लोग आज से जोड़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है ना। तो पहली चीज आप समझिए कि अगर किसी जीएस पे आपको क्वेश्चन को समझना है, जीएस की समझ विकसित करनी है, तो आप समझिए कि आप होते तो क्या करते। अगर गांव में किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो आप क्या करेंगे? गांव के मेन व्यक्ति को पकड़ेंगे ना। कौन सा पहले भेड़ गेल सेल था? सारी चीजें तो कृषि बड़ी की थी ना, इसलिए बिहार वालों को पकड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुद्र का औसतन खारापन लगभग कितना होता है? इस पर भी हमने आपको पूरा खारापन का पूरा बेस समझाया हुआ है, किस प्रकार से खारापन होता है। हमने आपको बताया है कि सामान्यतः 33 से 37% पार्ट्स पर 1000 समुद्र का औसतन खारापन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 33 से 37 के बीच में ही कोई ऑप्शन होगा, तो 33 से 37 के बीच में कोई ऑप्शन है? आप देखिए कौन सा है नजदीकी, आप ऑप्शन लगाएंगे सीधे 35। बाकी हमने खारेपन का पूरा आपको बेस समझाया था, कहाँ खारापन ज्यादा होना है, कहाँ खारापन कम होना है। सर्वाधिक खारे जलाशय हमने एक नहीं आपको 3 बताया। कमेंट्स करिएगा, हम देखेंगे आपको 3 याद है कि नहीं याद है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, आप कमेंट्स करिएगा। बाकी क्योंकि अभी क्लास में, क्लास के बाद में देखूंगा। इसके बाद अगला देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी से मिलने वाले हैं। हमने बोला भी था कि या तो मिलाने वाले या तो नहीं वाले, इन प्रश्नों की आदत डाल लीजिए अभी से। और अगर इस प्रकार के प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पेट के पेपर में कुछ होना नहीं बेटा, क्योंकि तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। और बाकी रिजल्ट तो आपके सामने रहा है। पेट को पेट ना समझो, प्री समझो। जब प्री क्वालिफाई हो गए तब कहीं आगे कुछ होगा। आपसे देखिए हमने पूछा कि निम्न में से कौन सी सही है, घासों के बारे में है। सीधे सी बात है, अर्जेंटीना। कौन सी घास पाई जाती है? हाँ तुरंत बताइए, हम बताया आपको, कोड भी दिया था आपको, याद है ना कोड? जिन बच्चों को कोड याद है ना, ठीक, चलिए कोड याद है तो कोड भी लिख के बताइएगा, केवल कोड लिखिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक, यहाँ पर कौन सी घास होगी? पंपास। हमने आपको पूरा घास के बारे में बताया किस प्रकार से आप उष्ण होगी या उपोष्णशीतोष्ण। बेस भी बताया है, घास शीत नहीं होगी क्योंकि बर्फ पे घास नहीं उगती। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सीमा नेपाल से नहीं लगती? हम इस प्रकार के आपको वीडियोस पूरे दिखाते हैं, रोज हम आपको एक मैप दिखाते हैं, रोज आपको करने की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि आपका एक एक प्रश्न बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग तभी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार टेक्नोलॉजी से क्या होता है, क्या होता है, गलत सोचते हैं। टेक्नोलॉजी आपके अंदर समझ विकसित करने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। बेटा खुद से आप विचार करिए कि अगर आपके
65 नंबर आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी से अगर 5 भी बढ़ गए तो 70 पे हो। 5 एक नंबर की लाइन। आप लोग जो बच्चे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैपिंग इतनी अच्छी रखिए कि आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। ये नंबर आपके किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, सीधी सी बिजनौर नहीं लगती, बाकी सबकी आपकी नेपाल लगती। टोटल 7 ऐसे उत्तर प्रदेश की बात चल रही है चूंकि निम्नलिखित किसकी नेपाल सकती, चूंकि देश की ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर गलती थोड़ी सी है कि यहाँ पर सीमा नेपाल से नहीं लगती तो आपसे ये था कि यूपी की, ठीक है, यूपी के परिपेक्ष में प्रश्न है, तो इसका आंसर बिजनौर। चूंकि आप नहीं भी लिखा तब भी आप समझ सकते हो यूपी का ही प्रश्न है आप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, कौशल विकास योजना के तहत इस बात की ये करंट का क्वेश्चन है और आपको पता है कि हम लोग करंट के क्वेश्चन भी जो होते हैं वो प्रॉपरली आपको रखते रहते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं कि आप पुराने क्वेश्चन एकदम नया क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार बनाए गए हैं। ये कौशल विकास योजना के तहत इस बार कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? 5। क्या है? 5। याद रखेगा बेटा। चलिए अगला चलिए, हाल ही में तमिलनाडु का उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न तुरंत आपके लिए भी करंट का ही प्रश्न भी कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारा। तो पहले आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन 2 राज्यों में औद्योगिक गलियारा स्थापित किए जाएंगे। जब राज्यों का प्रश्न तो आंसर राज्यों में रख जाएंगे। आजकल हम देखते हैं बच्चों की शब्दावली कमी होगी, सबसे पहले तो वहां पर पूछा जा रहा है महासागर पदार्थ सागर, पूछा जा रहा है द्वीप पदार्थ कराए दिन। ये सब समस्याएं तब आती है जब आपकी शब्दावली नहीं होती, सीधे 1 लाइन में क्वेश्चन आपने याद करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हाल ही में रक्षा औद्योगिक गलियारे जो है वो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यूपी का प्रश्न आपसे पूछ लिया कि यूपी में चूंकि 6 जिले, कमेंट्स में तुरंत लिख के बताइए 6 जिले कौन से 6 लिखाए थे आप, ठीक। और इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है बात इसकी, तो आप सबको पता है बेटा प्रयागराज शामिल नहीं है, बाकी ये 3 जो झांसी की ये है, बाकी जो 3 हैं आपके वो आपको जल्द से बताना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक लैंग्वेज में घुमाया गया। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में इतनी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में कि आया हुआ क्वेश्चन हम लोग गंवा देते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का सर्वाधिक, अगर इतनी तेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक गरीब राज्य, लेकिन हमने बोला सर्वाधिक कम गरीब राज्य, मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा है नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की है वो जो सबसे कम गरीब है। सबसे कम गरीब कौन सा बेटा? केरल। सर्वाधिक गरीब आपको पता है, हमने आपको बताया था यूपी, ठीक है। यूपी को हमने रैंक बता दी, रैंक इसको भी कमेंट करिए। हाँ, पानी में स्थित बागीचा, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, कितनी लैंग्वेज पूछा गया आप सबको पता है। पानी में स्थित बागीचा किसे कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगे की चट्टान। जैसा हम लोगों का घर होता है वैसे जलीय जीवों का भी घर होता है, तो जलीय जीवों का जो घर होता है उन्हें हम कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान कहते हैं। हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ पे कई प्रकार के प्रश्न हो चुके हैं। ये सीधे सीधे पहले जब प्रश्न आता था तो ये पूछा जाता था कि ये कहाँ पर है, सब लोग को पता है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब एग्जामिनर ने कई बार ये प्रश्न पूछ लिया तो सीधे लोकेशन पूछ लेंगे, एग्जैक्ट कहाँ पर, तो आपको भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार से करते ऑस्ट्रेलिया तो ये वाली दिशा बेटा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। तो ये आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। अब आपका काम क्या है कि भारत की मूंगे की चट्टानें जो है उसको तुरंत कोरिलेट से कर दें। भारत में आपको बताया है हमने अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी। अगर भारत में सबसे ज्यादा समुद्री जैव विविधता की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो आपको ये कच्छ का भारत से तुरंत, क्योंकि भारत के परिपेक्ष में प्रश्न आ चुका है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूंगे की चट्टान, तो निम्नलिखित में से कौन सी मूंगे की चट्टान को से या तो लक्षद्वीप आंसर होगा या तो अंडमान होगा। अगर जाता है तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि कौन सा नहीं होगा तो कोई ना कोई ऐड कर देगा, पहचानना होगा। बाकी हमने मूंगे की चट्टान के बारे में भी आपको पूरा वीडियोस बताया है।
जल्द ही इसके बारे में हम एक ऑनलाइन वीडियो भी डालेंगे जिसमें हम मूंगे चट्टानों के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे A to Z। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? आप सबको पता है 11 प्रांत चुनाव हुए थे जिनमें से कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों बनी थी? 8 में बनी थी, 6 में बहुमत मिला। तो इसका आंसर, अब आपसे प्रश्न पूछा है कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे तो बात अलग, 11 टिक करते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी तो कितने बनी बेटा? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल, बेटा एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले लोकायुक्त तो लोकपाल इसको अवश्य पढ़ते जाइएगा क्योंकि वर्तमान में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि लोकायुक्त जो है वो सबसे पहले, अगर हम लोकायुक्त की बात करें, हमने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में सामने आया लोकायुक्त का जो अधिनियम था वो सबसे पहले कहाँ आया है? महाराष्ट्र। ठीक, हालांकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। क्योंकि ये प्रश्न यूपी का है तो आपको लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होगा बेटा? 8 वर्ष। इसको नोट कर लो, कई बार आ चुका है और जब भी आता है तो कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ाते हैं। ठीक, ये प्रश्न आएगा। अगला, भारत में कौन सा यूरो मानक लॉन्च या फिर मानक लागू नहीं किया गया है? तो भारत में कौन सा यूरो मानक नहीं बेटा? यूरो मानक 5। ठीक, हम इस यूरो मानक के बारे में आपको पूरा बता चुके हैं, पर्यावरण के हमने क्लास ली थी ऑलरेडी, हमने टेट सुपर टेट में भी इसके बारे में बताया था। ये प्रश्न लगभग आता रहता है और पर्यावरण के प्रश्न आजकल एग्जाम में लग रहा है, उसका रीजन समझिए, वो चाहता है कि आप इसके बारे में जानें। अब वो प्रश्न आने बंद हो गए बेटा, अब प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे और आप एक एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला देश, वैसे तो सबसे पहले फिनलैंड, लेकिन फिनलैंड आपको ऑप्शन है नहीं। ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले कार्बन टैक्स फिनलैंड ने लगाया था, लेकिन उद्योगों पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया निकटतम आंसर क्या लगा? ऑस्ट्रेलिया। ये आपके साइंस के प्रश्न और जो कि लगातार पेपर में वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे प्रश्नों को अगर बार बार आप देखते हैं तो आप ये प्रश्न अगर आप गलत करके याद तो इसका मतलब रेस से बाहर हो जाएगा। पहला प्रश्न बहुत सरल है, डायनेमो का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीधे रट के जाइएगा, सीधे डिट्टो आता रेलवे का चाहिए प्रश्न। जो लोग रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही एक वीडियो आपका न्यूमेरिकल्स का अपने सर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल संबंधित सारी जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कराए जाएंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो आपको आगामी जो पेपर आने वाला है ग्रुप डी उसमें आपकी सहायता मिलेगी। हाँ, एक चीज समझ लीजिएगा बेटा, जब ग्रुप डी की आप तैयारी करेंगे तो आप बायो का विशेष पर ध्यान रखिएगा और जो है आपका एनटीपीसी वाला एग्जाम है इसमें फिजिक्स किसमें क्या तैयारी होनी होती है, क्योंकि आजकल बच्चे के अंदर कमी क्या होती है, सबसे पहली कमी जो हमको आ रहा होता है हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस का एग्जाम है, पुलिस के एग्जाम में आपको पता है कि सिलेक्शन कहाँ से होना है, आपको पता है कि रीजनिंग से होना है, जीएस से होना है, हिंदी से होना है। आपने लास्ट टाइम मैथ की कंडीशन देखी, फिर बात के ये बताएंगे सर हमारा कुछ पता ही नहीं, तो आपने गलत दिशा में तैयारी की ना। पेट का पेपर है, आपको पता है कि जीएस बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है, मैथ में केवल डीआई जवानी है, तो आप पेट की तैयारी में बहुत ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं परसेंटेज में? गलती आपकी है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे टंका है, सब जहां पर हमारा ठीक है, अच्छी बात वहीं पर है, तीनों। अगला है निम्नलिखित रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होते तो, ये आप सब बेस्ट पेपर क्वेश्चन है। अगला लाल रक्त कणिकाओं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा, कहां बनती बेटा? ये कई बार प्रश्न डिट्टो आ चुका है, इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कहां पर बनती बेटा? अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न देखिए,
टोंस घाटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि टोंस घाटी भारत के किस राज्य में? ठीक, लगातार याद रखिएगा घाटियों पर भी हमने आपको सारी घाटियां उत्तर से दक्षिण लगाना, किस प्रकार से पूर्व से पश्चिम लगाना, सारे क्वेश्चंस कराए हैं। किस घाटी को हम हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, किस घाटी को हम देवताओं की घाटी कहते हैं, इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न कराए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उत्तर पाइका नामक जनजाति। आपको पता है कि 2017 के बजट में कहता है जो सम्मानित भी किया गया था पाइका नामक जनजाति जो आपकी है वो ओडिशा में आ जाती है। जनजाति में भी हमने कल ही आपका चैप्टर खत्म किया। हमने जाति, जनजाति, उपजाति, प्रजाति सब में पहले आपको अंदर भी बताया था। बताने के बाद भारत में सर्वाधिक 4 सबसे बड़ी जनजातियां, इसके बाद जितनी भी चीजें जनजाति क्वालिटीज इसमें जैसे नागा जनजाति हमने आपको बताया स्वयंवर की प्रथा आज विद्यमान है। छोटे पुत्र को ही संपत्ति का अधिकारी मानते हैं। मीणा जनजाति राजस्थान, तो सारी जनजातियों के बारे में अभी आपको कल ही हमने पढ़ाया, तो ये आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं? ये आपका रेलवे ग्रुप डी जैसा प्रश्न है। वन लाइनर आया तो आया, नहीं आया, सीधे सीधे इसका क्या है? 6। बीपी मंडल, ये प्रश्न आपके पॉलिटी का है और हमने आपको बताया कि जब पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित आपसे पहला आयोग पूछते हैं तो कमेंट्स करिए। हमने क्या बताया जी, ध्यान करिए, आपको हमने काका कालेलकर के बारे में पूरा बताया। लेकिन हमने यहाँ पूछा कि विंध्येश्वरी पाठक मंडल पूरा नाम क्या है? विंध्येश्वरी पाठक मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग ने कितनी पिछड़ी जातियों की पहचान की थी? ये डिट्टो प्रश्न आ चुका है बेटा पेपर में 37-43। कितनी है बेटा? 37-43। चलिए अगला देखिए, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार सबको पता बेटा, एसएन सेन को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? एसएन सेन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सुखना झील, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सुखना झील कहां पर स्थित है? हमने झील के बारे में आपको बताया, पूरा ख्याल ऐसा बताया आपको क्रेटर झीलें भी बताई। तो ये सुखना झील आपकी कहां बेटा? चंडीगढ़। आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया। ठीक, इस प्रकार से हमने चलिए, तो आज का अंतिम प्रश्न, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से? एक चीज याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 की बात बहुत ज्यादा आपको गौर करना है, क्योंकि अगर प्रश्न एग्जामिनर बहुत अच्छा बनाएगा तो ये यही से बनाएगा कि जम्मू कश्मीर अब क्या हो चुका है? यूटी, और लद्दाख हो चुका है यूटी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से पूछा गया है। अगर यूटी से पूछा जाता तो प्रश्न अलग थी, केवल एक ही आप लद्दाख बता देते, लेकिन कितने राज्यों से पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। याद रहेगा? बाकी हम पूरा सब कुछ बता चुके हैं। अब आप बहुत अच्छे समझिएगा कि भारत का उत्तरी राज्य जम्मू नहीं है, हिमाचल है, इस पर गौर रखिए। ठीक, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए। अभी आपके सामने बहुत जल्द अंकित भैया अपने 50 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए कराने वाले हैं। और आप क्योंकि हम लोग की स्टार्टिंग कैसी रही, क्या रही है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कभी कोई चीज़ स्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती, लेकिन यह है कि जल्द से जल्द हम इसमें बेहतर से बेहतर सुधार करेंगे और वो सुधार आपको दिखेगा। आप जानते हैं थोड़ा सा हम लोगों की, ठीक है, जो बच्चे हमसे पहली बार यहाँ पर, चूँकि ऑफलाइन हम लोग क्लास लेते रहे, आज पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑफलाइन में हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और ऑनलाइन में आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्वेशन किए जाएंगे। बस आपसे एक चीज़ हम यही बोलेंगे गुरु के नाते कि कोई भी चीज़ तैयारी करने से पहले आप उस चीज़ को पढ़ो कि उसमें आता क्या है। ऐसा ना हो कि अभी आपने पेट में रिजल्ट देखा होगा, क्या हुआ, बहुत जगह हमने देखा पेट में चल रहा है, आपको आ रहा है बेटा DI, पढ़ाई जा रही परसेंटेज, असाइनमेंट वर्क, बच्चा तो केवल मैथ समझ के पढ़ा जा रहा है,
आप लोग थोड़ा सा ये देखिए तैयारी किसकी है, एनटीपीसी की है क्या है, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि आप लोग प्रॉपरली हम लोग से जुड़े रहिए। आपको ये मान के चलिए इससे भी बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। जल्द ही आपके सामने अंकित भैया आएंगे, उनको भी इसी प्रकार से प्रेम दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।